हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जनाब। आज के वीडियो में बेटे मैं आपको एक और चैप्टर रिवाइज़ कराने जा रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है बेटे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और सारे बच्चे जानते हैं कंपनीज एक्ट का सेक्शन 55 इसके ऊपर लागू होता है सर। सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट का इस चैप्टर पे लागू होता है। और बेटे चैप्टर बिल्कुल आसान था। एक या दो पॉइंट्स में बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार। मैं आपको चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ तो प्लीज़ एक बार देख लेना इसमें। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने सबसे पहले आपको बताया था एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 55। मैंने चैप्टर में शुरुआत कहाँ से की थी, जब आपको पेन ड्राइव क्लासेस में मैंने चैप्टर दिया था। मैंने सबसे पहले बात ये बताई थी कि जब कोई इंडियन कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है इंडिया में तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इररिडीमेबल हो ही नहीं सकती। हमारा जो इंडियन लॉ है परमिट ही नहीं करता। यानी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया में अलाउड नहीं है सर। लंदन में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, इंडिया में अलाउड नहीं है सर। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की जाती। और रिडीमेबल की भी एक लिमिट है 20 ईयर्स। कंपनी लॉ कहता है जो प्रेफरेंस शेयर आप इशू करेंगे इंडिया में उसे विद इन 20 ईयर्स आपको रिडीम करना ही पड़ेगा। मतलब पैसा आपने ले लिया 20 साल में वापस करो। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइफ प्रेफरेंस शेयर की 20 ईयर्स थी। किसी बच्चे को मेरी स्पीड कम लगे, स्पीड बढ़ा लेना प्लीज़ यूट्यूब के ऊपर, अपनी जो आपका कंफर्टेबल जोन है उसके अकॉर्डिंग। प्रेफरेंस शेयर की लाइफ मैक्सिमम 20 ईयर्स, तो विद इन 20 ईयर्स आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का टाइम आएगा तब ये चैप्टर लागू हो जाएगा, सेक्शन 55 पढ़ा जाएगा। तो सेक्शन 55 प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन से रिलेटेड है। जब भी हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने जाएंगे तो सेक्शन 55 के प्रावधानों को पढ़ना पड़ेगा। और मैंने बहुत ही गहराई में उतर कर एक फंडा बताया था आपको कि सेक्शन 55 बना क्यों। शायद आपको याद हो, मैंने आपको एक टी फॉर्मेट में, ये कोई कंपनीज़ का फॉर्मेट नहीं है, कहीं आप कोई उल्टी सीधी इंटरप्रिटेशन मत ले जाना कि जिंदल सर को तो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट ही नहीं बनानी आती। जो बच्चे मेरे से क्लास लेते हैं उनको तो पता है सारी बात का। अगर कोई अदर स्टूडेंट देख रहा हो, अरे सर ने तो टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना दी, अरे कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिख रहा हूँ। ESC, PSC, रिजर्व्स, लोन एंड करंट लायबिलिटीज़, और इधर होते हैं कंपनी के एसेट्स। मैं बात कर रहा हूँ एक्स लिमिटेड की। आप एक बार अजम्पशन लेके देखो। अजम्पशन मैंने आपको रीज़न बताया था कि सेक्शन 55 क्यों आया। तो मैंने आपको क्लास में एक अजम्पशन लेने के लिए बोला था कि आप अजम्पशन लो कि अगर ये कंपनी आज लिक्विडेट हो जाए तो क्या करेगी। अगर ये कंपनी आज लिक्विडेट हो जाए तो इन सारे एसेट्स को सेल करेगी। ये सारे एसेट्स आपको बेचने पड़ेंगे, ठीक है जी, टू बी सोल्ड। सारे एसेट्स आपको आज बेचने पड़ेंगे। इन एसेट्स को बेच के पैसा आ जाएगा। तो वो जो पैसा आएगा उस पे पहला राइट किसका है? आउटसाइडर्स का। आउटसाइडर्स का हमेशा रैंक 1 रहता है कंपनी के एसेट्स के ऊपर। अगर आउटसाइडर्स का पैसा चला जाए फिर भी कंपनी के पास सरप्लस हो, मान लो कंपनी के पास 25 लाख के एसेट्स हैं, 15 लाख की लायबिलिटीज़ हैं, तो कंपनी के पास 10 लाख रुपए सरप्लस पड़े हैं, तो सेकंड रैंक मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मान लेते हैं ये 5 लाख रुपए है, तो रैंक 1 इसका है, रैंक 2 इसका है, और जो बाकी के 5 लाख बचेंगे बैलेंसिंग फिगर वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएंगे। और इक्विटी शेयर होल्डर का कंपनी में होता है रेजिड्यूल इंटरेस्ट। जो बचेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा दे दो, कम है तो कम दे दो, नहीं है तो जय श्री राम। तो ये मैंने आपको लिक्विडेशन की अजम्पशन लेने के लिए बोला था। और मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि कंपनी के एसेट्स पे कंपनी के आउटसाइडर्स का फर्स्ट रैंक होता है हमेशा। कौन सा रैंक? फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक। और जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने जाती है तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का मतलब ये होता है कि आपने सेकंड रैंक का पैसा पहले लौटा दिया और आउटसाइडर का पैसा अभी भी कंपनी में आउटस्टैंडिंग है। तो आउटसाइडर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि जब तक हमें पैसा नहीं मिला आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा क्यों दे रहे हो। हम उनको बोलेंगे जी कंपनी लॉ कहता है विद इन 20 ईयर्स वापस करो, लेकिन आउटसाइडर कहता है पहले हमारे पैसे दो।
हम कह रहे हैं कंपनी थोड़ा ना बंद कर रहे हैं, कंपनी तो चलती रहेगी, बिजनेस तो करते रहेंगे। वो कहते हैं आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दे दिए, कंपनी में आपका लिक्विडिटी कम हो जाएगी, एसेट्स कम हो जाएंगे, ये तो पैसा लेके निकल गए, कल को अगर कंपनी फंड्स की कमी में आ गई तो हमारे पैसे कौन देगा। तो सेक्शन 55 आउटसाइडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि सेक्शन 55 क्यों आया। सेक्शन 55 में क्या लिखा है दुनिया जानती है, लेकिन सेक्शन 55 क्यों आया ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो आउटसाइडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया, क्योंकि हम रैंक 2 को पैसा लौटा रहे हैं और रैंक 1 अभी भी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है। अगर ये कंपनी लिक्विडेट होती तो रैंक्स के हिसाब से पैसा वापस जाता, आउटसाइडर को पहले मिलते फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हम कर रहे हैं इस चैप्टर में, लेकिन आउटसाइडर को पेमेंट नहीं कर रहे। तो वो शोर ना मचाएं, वो कोर्ट में ना जाएं, वो कंपनी के इस एक्शन के ऊपर स्टे ना लें, कंपनी स्मूथली चलती रहे, हम इनको पहले ही सेटिस्फाई कर देते हैं। उस चीज़ के लिए सेक्शन 55 आता है। और सेक्शन 55 क्या कहता है, सेक्शन 55 ये बात कहता है कि आप आउटसाइडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन दोनों में से एक रास्ता, एक ऑप्शन चूज़ कर लो। उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ये है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, न्यू इशू। जितने रुपए की फेस वैल्यू आप रिडीम करने जा रहे हैं उतने रुपए की फेस वैल्यू का आप न्यू इशू निकाल दो। अगर आप 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करने जा रहे हैं फेस वैल्यू में, मैं फेस वैल्यू वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू में अगर आप रिडीम करने जा रहे हो तो 1 लाख रुपए के बराबर आप न्यू इशू कर दो। तो इससे क्या होगा, हम एंट्री पास करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक और फिर एंट्री पास करेंगे बैंक टू शेयर कैपिटल। तो पहले पैसा जाएगा, आ जाएगा कॉन्ट्रा में नक्की। आउटसाइडर को बोल सकते हैं कि देख जितने पैसे हम रिडीम कर रहे हैं उतने का न्यू इशू कर रहे हैं, बैलेंस शीट वहीं की वहीं है, ना कैश में कोई डेफिसिट आ रहा है ना इक्विटी में कोई डेफिसिट आ रहा है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड से आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल निकाली तो आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल डाल दी। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू के बराबर न्यू इशू कर दो, तो जितनी कैपिटल जाएगी उतनी आ जाएगी, सब लोग शांत बैठे रहेंगे, हाँ यार कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, जहाँ खड़े थे वहीं हैं। और दूसरा ऑप्शन, अगर कंपनी ये बात बोले यार हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों न्यू इशू करें, हम शेयर होल्डर की फैमिली क्यों बढ़ाएं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं यार, पैसा पड़ा है हमारे पास, हम क्यों। अगर कंपनी कहती है यार हमें न्यू इशू नहीं करना, तो सेक्शन 55 कहता है दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लो। फिर अब अगर आपके पास पैसे वैसे बहुत हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग। और इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब है आप एक रिज़र्व क्रिएट करो, CRR। फुल फॉर्म क्या था, कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। और CRR क्रिएट करना है आपने सिर्फ और सिर्फ फ्री रिज़र्व में से। और फ्री रिज़र्व कौन से हैं, फ्री रिज़र्व वो रिज़र्व्स हैं जिसमें से कंपनी डिविडेंड बांटती है, P&L, GR, इनको हम फ्री रिज़र्व मानते हैं। फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व विच आर अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज पर कंपनीज एक्ट। जिसमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है वो फ्री रिजर्व है। तो फ्री रिजर्व में से CRR बनाओ। अगर कोई कंपनी न्यू इशू नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, CRR बना लो। और बच्चों ने मैंने क्लास में समझाया था कि CRR बनाने से इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होता है, फिर भी बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर जान खा गए। आपको पता है जवाब तो देना पड़ता है। तो फ्री रिजर्व में से CRR बनाने से आउटसाइडर का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होता है, ये क्वेरी बार बार पूछी गई। मैंने क्लास में भी बताया था आपको कि जब कंपनी फ्री रिजर्व का पैसा CRR में डाल देती है तो कंपनी के फ्री रिजर्व ब्लॉक हो जाते हैं। मान लो कंपनी CRR नहीं बनाती, तो कंपनी ने अगर CRR नहीं बनाया तो फ्री रिजर्व खुले पड़े। कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, डिविडेंड का रेट बढ़ा के इसमें से डिविडेंड बांटती रहेगी शेयर होल्डर को, और फ्री रिजर्व ख़त्म हो सकते हैं। और अगर फ्री रिजर्व ख़त्म हो गए, न्यू इशू आपने किया नहीं, फ्री रिजर्व आप खा गए, तो आउटसाइडर का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा। तो सेक्शन ये कहता है फ्री रिजर्व का पैसा जिसमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है उसमें से पैसा निकालो। आपके पास पैसा बहुत है ना, आप कह रहे हो फ्री रिजर्व में से पैसा निकालो, CRR में ब्लॉक कर दो। और CRR का कोई यूज़ नहीं है, नो यूज़ है, एक यूज़ है, सिंगल यूज़। CRR का कोई यूज़ नहीं है एक्सेप्ट सिंगल यूज़, और वो था बोनस इशू। CRR का लाइफ टाइम कंपनी यूज़ कर ही नहीं सकती,
लाइफ टाइम में एक ही यूज़ है बोनस इशू। अगर कंपनी चाहे तो CRR में से बोनस शेयर इशू कर सकती है। तो जब कंपनी CRR का इस्तेमाल बोनस शेयर के लिए इशू करेगी तो क्या एंट्री बनेगी, CRR टू बोनस शेयर टू कैपिटल, पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में वापस चला जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग। आप देखो ना चेन क्या बनी, फ्री रिजर्व से पैसा CRR में गया, और CRR से पैसा बोनस शेयर में गया, और बोनस शेयर से पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में गया। तो अगर आप नेट इफेक्ट निकालो इसका तो एंट्री बनती है फ्री रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको बोलते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग। या तो आप एंट्री पास करो बैंक अकाउंट डेबिट टू ESC, आप न्यू इशू करो, बाहर से पैसा लेके आओ, तो पैसा जाएगा आएगा, कॉन्ट्रा में नक्की, आउटसाइडर आराम से बैठा रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो फ्री रिजर्व से आप कैपिटल इशू करो, लेकिन अभी बोनस शेयर इशू करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री रिजर्व से आप पैसा CRR में डाल दो, फ्यूचर में जब कभी बोनस प्लान करोगे आप CRR को यूज़ कर लेना, उस टाइम पे पैसा कैपिटल में वापस चला जाएगा। और CRR में जो पैसा है वो ब्लॉक्ड है, लाइफ टाइम ब्लॉक्ड है, इसको आप बोनस शेयर के अलावा यूज़ कर ही नहीं सकते। तो आप ये मानो कि CRR इक्वल टू शेयर कैपिटल ही आपका। तो जब कंपनी का पैसा CRR में ब्लॉक हो गया तो कंपनी इसमें से डिविडेंड नहीं बांट सकती, तो वो पैसा कंपनी के पास इंटरनली घूमता रहेगा, क्योंकि इसके बराबर जो कैश है, इसके बराबर जो एसेट्स हैं, कंपनी निकाल ही नहीं पाएगी अपने बिजनेस में से। तो यहाँ तो आप फ्री अपना, या तो फिर आप न्यू इशू करो या फिर आप फ्री रिजर्व में से CRR बनाओ, दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात आप याद रखना, ये दोनों ऑप्शन जो सेक्शन 55 है ये बात करता है फेस वैल्यू की। जितनी फेस वैल्यू आप रिडीम करने वाले हैं उसके लिए दो ऑप्शन खुले पड़े हैं, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन के बराबर या तो न्यू इशू करो या फिर CRR बनाओ। अगर 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको रिडीम करनी है तो या तो 1 लाख का न्यू इशू करो या 1 लाख का CRR बनाओ। एक और ऑप्शन भी है तीसरा, इन दोनों का मिक्सचर 1+2, इन दोनों को मिला के भी हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कैसे, 50,000 रुपये का हमने न्यू इशू कर लिया और 50,000 रुपये का हमने CRR बना लिया। सारा न्यू इशू CRR 0, सारा CRR न्यू इशू 0, या फिर दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन बना लो 50-50, 40-60, 30-70, 20-80, 10-90, जो आपकी चॉइस आप कर लो। अमाउंट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, बस आपको फेस वैल्यू, आपको ये फेस वैल्यू पूरी करनी है। अगर आपका न्यू इशू मान लो 30,000 का है तो CRR आपका 70,000 का है। अगर न्यू इशू आपका 80,000 का है तो CRR आपका 20,000 का है। लो जी, हो गया काम। आपको 1 लाख पूरे करने, आप कर लो। ये सेक्शन 55 में मैंने आपको बताया था। और एक बात मैंने और बताई थी आपको बेटे, एक बात मैंने आपको और बताई थी, मान लो हमने न्यू इशू किया, एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल 50,000 रुपये, टू SPR 50,000 रुपये। कंपनी ने न्यू इशू किया लेकिन न्यू इशू प्रीमियम पे है, तो जो सेक्शन 55 है वो ये मानेगा कि सिर्फ 50,000 रुपये आपका रिडम्पशन के लिए है। इस प्रीमियम को न्यू इशू का पार्ट नहीं माना जाता। अगर आपको न्यू इशू में कोई प्रीमियम मिलता है तो उस प्रीमियम को सेक्शन 55 के अंडर कवर नहीं किया जाएगा, आपको CRR बनाना ही पड़ेगा 50,000 रुपये का। और मेरी अजम्पशन क्या है, 1 लाख रुपए की कैपिटल रिडीम हो रही है। तो अगर कोई न्यू इशू आप प्रीमियम पे करते हो तो प्रीमियम का अमाउंट आपने काउंट नहीं करना, सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है। ये बात हमने क्लास में पढ़ी थी सबसे पहले। तो अगर मैं आपको नोट्स चेक कराऊं, ये देखो ये सारी बातें मैंने जितनी बोली हैं सब क्लास में लिखी हुई हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55, नो कंपनी इन इंडिया कैन इशू इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, द मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेफरेंस इन इंडिया इज 20 ईयर्स। सब कुछ लिखवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है जी। और it has to redeem the preference share within 20 years as per section 55. It is the responsibility of such company to protect interest of outsider before making any। जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो लिखवाता हूँ सर, ऐसा तो है नहीं कहानी सुनाई और लिखवाई नहीं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम पढ़ाई करते हैं क्लास में, जो बोलता हूँ वो लिख देता हूँ ताकि आपको कनेक्ट करने में, रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। और फिर हमने आउटसाइडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन लिखे थे इसमें। ये देखो, पहला ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन था, कंपनी चाहे तो फ्रेश इशू कर सकती है। फ्रेश इशू इक्विटी का भी कर सकते हैं, प्रेफरेंस का भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितनी कैपिटल जाएगी उतनी आनी चाहिए।
चाहे न्यू इशू इक्विटी का करो, चाहे न्यू इशू प्रेफरेंस का करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बायबैक ऑफ शेयर्स में है, जब हम इक्विटी शेयर्स का बायबैक करते हैं तो वहाँ पे जो न्यू इशू है वो डिफरेंट क्लास का करना होता है, इसलिए वहाँ पे न्यू इशू प्रेफरेंस शेयर का होता है। इस चैप्टर में कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो न्यू इशू करना, न्यू इशू किसी भी क्लास का करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, इक्वल टू फेस वैल्यू करनी है, तो फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल पीएससी ये बराबर होनी चाहिए फेस वैल्यू ऑफ न्यू इशू, पहला ऑप्शन। और जो फ्रेश इशू में आपको प्रीमियम मिलेगा, प्रीमियम एट प्रीमियम, तो जो कैश रियलाइज होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का उसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ कैपिटल का पैसा काउंट किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है CRR बनाओ। अगर कोई कंपनी, इफ़ कंपनी डज नॉट नीड मनी इट कैन फाइनेंस द रिडम्पशन ऑन इट्स ओन। अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है नहीं, कंपनी क्यों इशू करेगी, कंपनी क्या बनाएगी, CRR बनाएगी। लेकिन CRR बनाएगी कहाँ से, फ्री रिजर्व में से, फ्री रिजर्व में से CRR बनाना है और फ्री रिजर्व में से बनाना है, ठीक है जी। CRR बनाना है और फ्री रिजर्व में से बनाना है, और इस CRR का लाइफ टाइम में एक ही यूज़ है और वो है बोनस इशू। और कभी भी कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड नहीं बांट पाएगी, वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा आपका। फिर मैंने आपको जनरल एंट्रीज चेक कराई थी। सबसे पहली एंट्री में हम एंट्री पास करते हैं PSC टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसको क्या बोलते हैं, ड्यू करना। बीइंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मेड ड्यू, हमने पैसा ड्यू कर दिया जी, बीइंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन रिडम्पशन। दूसरा न्यू इशू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर हम क्या करेंगे, फ्री रिजर्व्स डेबिट टू CRR, कुछ ना कुछ तो करेंगे और बाद में पेमेंट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले पैसा ड्यू करो, न्यू इशू करो, CRR बनाओ, ठीक है जी, और बाद में पेमेंट कर दो। पहले कंडीशन पूरी होंगी फिर पेमेंट होगी, इसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। पैसा ड्यू करो, कंडीशन पूरी करो, पेमेंट कर दो, जो पैसा आपने ड्यू कर रखा है उसकी पेमेंट कर दो आप। ये एंट्रीज हमने पास कर रखी है, देखो आप स्क्रीन के ऊपर लगी हुई हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स टू CRR और प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, 4 एंट्रीज पास होती हैं। और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सर। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं कराया था, बेसिक एंट्रीज की प्रैक्टिस कराई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कराया आपको, सब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, फिर आपको इसकी एंट्रीज कराई। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कराया, फिर इसकी एंट्रीज़ की प्रैक्टिस कराई। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कराया, एंट्रीज़ की प्रैक्टिस कराई। फिर हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हो गया था, हम आ गए थे सेकंड लेक्चर में। ये हमारा स्टार्ट होता है लेक्चर नंबर 2, ठीक है जी। और हमने इसमें शुरू किया था कॉन्सेप्ट 2 रिडम्पशन ऑफ PSC एट प्रीमियम। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो प्रेफरेंस शेयर इशू करते टाइम कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ये कमिटमेंट कर लेती है कि जब आपको रिडीम करने का टाइम आएगा हम आपको फेस वैल्यू के साथ कोई हल्का फुल्का प्रीमियम भी देंगे, 5%, 10%। मान लो मेरी PSC है 10 लाख और मैंने कमिटमेंट कर दी कि जब आपको रिडीम करूँगा तो 11 लाख रुपए दूंगा, तो ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये क्या है, ये है 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये खड़े पैर डिसाइड नहीं होता, ये इशू के टाइम पे ही कमिटेड होता है अपना। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोल देती है कि जब तक आप आउटस्टैंडिंग हो, जब तक हम आपका पैसा यूज़ कर रहे हैं तब तक तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देते रहेंगे, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देती रहेगी। और डिविडेंड देने के बाद जब इनको रिडीम करने का टाइम आएगा तब आपको प्रिंसिपल प्लस प्रीमियम 5%, 10% सारे रिजर्व उठा के नहीं देते, 5-10% का प्रीमियम देते हैं। तो आपको 10% प्रीमियम, 5% प्रीमियम दे देंगे एक्स्ट्रा में। तो अगर आपसे 10 लाख ले रहे हैं 11 लाख वापस कर देंगे आपको। तो जो 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और मुझे बच्चों ने परेशान कर दिया। मुझे बच्चे कहते हैं जिंदल सर हमने छोटी कक्षा में पढ़ा था, आप तो CA पढ़ा रहे हो, हम CA पढ़ रहे हैं, बड़े हो गए अब हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स को जब हम इशू करते हैं
तो इशू के टाइम पे एक एंट्री मार लेते हैं, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो डिबेंचर को रिडीम करने का जो प्रीमियम है वो हम इशू के टाइम पे प्रोवाइड कर लेते हैं और धीरे धीरे अमोर्टाइज करके उसको रेडी कर लेते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर में खड़े पर एंट्री क्यों मरवा रहे हो? प्रेफरेंस शेयर में भी तो वो एंट्री पास हुई होगी। आंसर इज़ नो। डिबेंचर होते हैं आपके लिए लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ब्याज का मीटर चलता रहता है, वो आउटसाइडर हैं। तो उनका जो प्रीमियम है वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो उसके लिए हम प्रोविज़न पहले बना लेते हैं और धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके लिए नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो आपके शेयर होल्डर फंड का पार्ट है या आपकी मेंबर्स की फैमिली है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर के साथ रखा जाता है और ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। इसलिए जो प्रीमियम इनको देना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। हम कमाया हुआ प्रॉफिट देते हैं इनको। डिबेंचर होल्डर को तो जो देते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है, इनको जो देते हैं वो हम अपने रिजर्व्स में से देते हैं। इनका प्रावधान पहले नहीं किया जाता, इसलिए खड़े पर एंट्री मारते हैं हम। अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मैंने 10 लाख लिए हैं, उसको 11 लाख देने हैं, तो 1 लाख प्रीमियम देना है, तो वो प्रीमियम आपका है लॉस ऑन रिडम्पशन। और इसमें सर बड़ा कलेश है। क्या कलेश है? मैंने सेक्शन 52(2) पढ़ा। ये किस चीज़ पे है? ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे है, ये SPR पे है सर। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे है। और सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का टाइम आए तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ कर सकते हो। मैंने किसी से 10 लाख लिए, मैंने उसको 11 लाख देने हैं, 1 लाख का प्रीमियम है। इस 10 लाख का इंतज़ाम तो मैंने कर दिया, या तो मैंने न्यू इशू कर दिया या मैंने CRR बना दिया। फेस वैल्यू का इंतज़ाम तो बेटे हो गया, फेस वैल्यू का तो झंझट ही नहीं है। अब बात रह गई 1 लाख रुपए की। ये जो 1 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ये मेरा नुकसान है, इसको मैं बोलता हूँ लॉस ऑन रिडम्पशन। इसको मुझे राइट ऑफ तो करना पड़ेगा। इसको राइट ऑफ करने के लिए ये सेक्शन अलाउ करता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर लें। लेकिन फिर मैंने पढ़ा सेक्शन 52 सब सेक्शन 3, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के इस्तेमाल पे बैन है। और इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 52(3) के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए नहीं हो सकता। मैंने बोला जी क्यों? कहते जो कंपनीज AS लगाती हैं या जो कंपनीज इंड AS लगाती हैं, जो कंपनियां AS लगाती हैं या इंड AS लगाती हैं वो कंपनियां सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस ही यूज़ किया जा सकता है। यानी सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 अलाउ करता है कि प्रीमियम का यूज़ कर लो इसको राइट ऑफ करने के लिए। 52(3) कहता नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ होगा, आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं फंस गया कि सेक्शन 52(2) किस पे लगता है और 52(3) किस पे लगता है। तो स्टडी मैट मैंने खोला, इंस्टीट्यूट ने जो कहा मैंने मान लिया, क्योंकि आपने जिस इंस्टीट्यूट के पेपर देने हैं उनके मटेरियल की रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे वो किसी गधे बंदे ने बनाया हो, गलत बनाया हो, सलत बनाया हो, कुछ बनाया हो, आपको मानना पड़ेगा। इडियट बैठे हैं। मेरे को पढ़ाते हुए 20-22 साल हो गए हैं। मेरी बात सुन, 2 जनरेशन टीचर हो गया अब मैं। मेरे पहले बैच में जो बच्चे पढ़ के गए थे उनके बच्चे मेरे पास आ गए अब। पर इंस्टीट्यूट वहीं की वहीं है सर, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इनको यही नहीं पता कि ये सेक्शन लगाने कहाँ है। इन्होंने कह दिया 52(3) उन कंपनीज पे लगता है जिन पे AS इंड AS लगते हैं। तो जो कंपनी AS इंड AS फॉलो करेगी वो P&L का यूज़ करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 52(2) का इस्तेमाल वो कंपनी करेगी जिस पे AS और इंड AS लगते नहीं। मुझे बता दो कौन सी कंपनी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ने AS रूल्स इंड AS रूल्स दोनों बना रखे हैं। तो 52(2) इन्होंने लगाया ही नहीं। कहते हैं जी इंडिया में कोई कंपनी है नहीं, सारी कंपनियां AS लगाती हैं, तो 52(3) लगेगा और आप कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करोगे और आप P&L का यूज़ करोगे। सिर्फ इसी चैप्टर में क्लेश है, बाकी किसी चैप्टर में कोई क्लेश नहीं है। इस चैप्टर से निकलो, किसी दूसरे चैप्टर में जाओ और वहाँ प्रीमियम राइट ऑफ करना पड़े, जो करना है करो। प्रीमियम यूज़ करो, P&L यूज़ करो, जो मर्जी करो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल में स्पेसिफिकली नोट लिखा हुआ है और इन्होंने सारे क्वेश्चंस में P&L यूज़ किया है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। लेकिन मैंने क्लास में नॉलेज के लिए बताया था आपको, नॉलेज के लिए क्या बताया था कि 52(2) उन कंपनीज पे लगता है जो AS फॉलो करती हैं
और ये उन पे लगता है जो इंड एस फॉलो करती हैं। इंड एस में P&L का कॉन्सेप्ट है और AS में प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी AS में स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ कि P&L यूज़ करना है। इंड एस में लिखा हुआ है कहाँ, 109 की टेक्निक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूल्स बने हुए हैं। तो प्रैक्टिकली अगर मैं किसी कंपनी को एडवाइस करूँ तो मैं पूछूंगा कि AS लगाते हो, इंड एस लगाते हो, वो बोलेंगे AS लगाते हैं, तो मैं कहूँगा आप 52(2) लगा सकते हैं, प्रीमियम में से राइट ऑफ कर लो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अगर आप इंड एस लगाते हैं तो इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि इंड एस 109 अलाउ नहीं करता। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चंस में आप आंखें बंद कर लो, अपना दिमाग बंद कर लो, अंडरस्टैंडिंग ख़त्म करो, मुद्दा ख़त्म करो और काम की बात सुनो। अगर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो वो प्रीमियम इस चैप्टर में सेक्शन 52(3) के हिसाब से ये अज्यूम करके कि कंपनी AS इंड एस फॉलो करती है, P&L यूज़ करना है आपने किसी दूसरे रिजर्व को हाथ नहीं लगाना। बस ये रटने वाली बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता सर। नहीं करोगे नंबर कट जाएंगे आपके, फिर आप मेरे को गालियाँ दोगे। कभी कभार करना पड़ता है ये काम, हमारे भी हाथ खड़े हैं सर। हम तो क्या के थक गए, मेल भेज के थक गए, लड़ के थक गए, अब हमने भी छोड़ दिया। छोड़ो यार, ढीठ इंस्टीट्यूट है। इनको अकल पता कब आएगी, जब IIA आएगा तब इनको अकल आएगी, तब ये इनकी आंखें खुलेंगी ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा जी तो रिडम्पशन के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल करना है। इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट प्रीमियम, वी शुड कंसिडर सच प्रीमियम एज अ लॉस एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड एज फॉलोज। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे PSC डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पहले हमने कैपिटल को ड्यू किया था, अब आपको एक चीज़ और ड्यू करनी है और वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर ये 100 है, ये 10 है, तो 110 ड्यू करके मारेंगे हम। फिर हम इस पे काम करेंगे। क्या काम करेंगे, या तो न्यू इशू या फिर CRR। फेस वैल्यू डन, फेस वैल्यू के बराबर न्यू इशू, फेस वैल्यू के बराबर CRR, काम ख़त्म। फिर हम प्रीमियम पे आ जाएंगे। इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप एक एंट्री मारोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम राइट ऑफ हो गया, लो जी सबकी पेमेंट कर दो और सबको पेमेंट करके आप खुश कर दो, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। जय श्री राम। तो जो एंट्रीज हमने पहले पास की थी वही एंट्रीज हैं, बस एक काम बढ़ गया, प्रीमियम को राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस में से। ये पूरी कहानी मैंने आपको क्लास में सुना रखी है सर, है ना। जल्दबाजी मैं करता नहीं, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में एक एक करके वन बाय वन हम करते हैं सर। देखो पहले हमने पैसा ड्यू किया A पॉइंट में, स्क्रीन के ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर देखो, A पॉइंट में। फिर B पॉइंट में हमने सेक्शन 55 लगाया, फेस वैल्यू के बराबर, न्यू इशू CRR से। C पॉइंट में न्यू एंट्री आ गई प्रीमियम को राइट ऑफ करने की P&L से, और फिर पेमेंट हो गई। और फिर मैंने आपको एक नोट लिखवाया ज़बरदस्त, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52(2) security premium can be utilized to write off the premium on redemption of debentures, preference shares, but section 52(3) does not allow this। ये मना करता है। As per the provisions of Companies Act, section 52(3) can be applied by those companies only which are preparing their statement as per the AS। जो स्टडी मेड में लिखा है मैंने वही लिखवा दिया। प्रैक्टिकल क्या है, 52(2) AS लगाते हैं और 52(3) इंड एस लगाते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ये है, मैंने लिखवाया वो जो स्टडी मेड में आपका। तो जी इंस्टीट्यूट ये कहता है जो कंपनियां AS लगाती हैं वो 52(3) लगाती हैं। ICI हैज़ टेकन एन अजम्पशन, लो जी मैंने लिखवा भी रखा आपको। ICI ने एक अजम्पशन ले ली। क्या अजम्पशन ले ली, इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ इस चैप्टर में अज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ इस चैप्टर में, कि जी कंपनीज जो है ना AS लगा रही हैं, सो हम P&L का इस्तेमाल करेंगे प्रीमियम को रिडीम करने के लिए, हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं करेंगे। ये इन्होंने एजम्पशन लेके सारे क्वेश्चन P&L टू प्रीमियम, P&L टू प्रीमियम, P&L में से प्रीमियम राइट ऑफ किया हुआ है। फिर हम चलते चलते आगे चले सर, हम आगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे, और कॉन्सेप्ट नंबर 3 था मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का। ये क्या पॉइंट है, मैंने आपको अभी बताया था CRR क्रिएट किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व्स में से। फ्री रिजर्व्स वो हैं जिसमें से डिविडेंड पे आउट हो सकता है, और ऐसे हमारे पास 2 रिजर्व बड़े फेमस हैं, P&L और जनरल रिजर्व। तो आप ये मानो कि CRR का इस्तेमाल
CRR का जो क्रिएशन है वो P&L और जनरल रिजर्व में से होता है। मैंने एक क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आप अपने फ्री रिजर्व्स को कम से कम यूज़ करें। मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसमें लिखा हुआ था आप अपने फ्री रिजर्व्स को कम से कम यूज़ करें। मैंने बोला ये क्या कह रहे हैं, मेरे को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है, मेरे को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है मान लो 10 लाख रुपए की, मेरे पास फ्री रिज़र्व पड़े हैं मान लो 20 लाख रुपए के। रिज़र्व्स की तो कोई कमी है नहीं, मैं इन रिज़र्व्स में से CRR बना सकता हूँ 10 लाख रुपए का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम यूज़ करो रिज़र्व्स का। तो रिज़र्व्स का मिनिमम यूज़ कब होगा? रिज़र्व्स का मिनिमम यूज़ तब होगा जब कंपनी न्यू इशू करेगी। तो मैंने क्वेश्चन जब आगे पढ़ा तो मुझे पढ़ने को मिला कि इन्होंने 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच लिख रखा है। इसका मतलब ये कि कंपनी ने 5 लाख रुपए का न्यू इशू कर रखा है। अगर कंपनी ने 5 लाख रुपए का न्यू इशू कर रखा है तो मुझे CRR 10 लाख रुपए बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं बोलूँगा 5 लाख का तो न्यू इशू हो गया, तो फिर बैलेंसिंग फिगर CRR बना देंगे 5 लाख का। अगर मैं इस तरह से चलता हूँ तो मेरा CRR कम बनेगा। अगर मैं बिना सोचे समझे, मैंने न्यू इशू की अमाउंट को कंसीडर ही नहीं किया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने बोला अरे ये तो बेकार में लिखा हुआ है, मैं तो CRR 10 लाख बनाऊँगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर आपने CRR 10 लाख का बना दिया, इसका मतलब आपने रिजर्व्स का मैक्सिमम यूज़ कर लिया, तो न्यू इशू को तो आपने एडजस्ट ही नहीं किया। तो इस बात का पेपर में ध्यान रखना, जब आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे तो सबसे पहले आपकी क्या ड्यूटी बनती है, ये ढूंढना कि क्या क्वेश्चन में न्यू इशू दे रखा है क्या। और अगर न्यू इशू आपको दे रखा है तो आप उसको पहले कंसिडर करो, और जो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर बची है उसका CRR बनाओ। तो ये मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व है आपका। अगर क्वेश्चन में न्यू इशू है ही नहीं, फिर तो आपको मैक्सिमम CRR बनाना पड़ेगा, फिर तो क्वेश्चन मिनिमम का आ ही नहीं सकता। जिन क्वेश्चंस में रिजर्व्स के मिनिमम यूज़ की बात लिखी होती है वहाँ पे न्यू इशू दे रखा होता है, तो बैलेंसिंग फिगर CRR बनाना होता है। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लिखवा रखी है सर, ये देखो मिनिमम यूज़ ऑफ रिजर्व्स। ये कैसे होता है, पहले आप फेस वैल्यू देखो कितना रिडीम करना है आपने, मान लो जी 10 लाख है, फिर इसमें से माइनस करो फ्रेश इशू, हाँ 5 लाख का है, तो फिर बाकी का CRR क्या है 5 लाख, और वो मिनिमम माना जाएगा। इससे कम यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि फेस वैल्यू तो पूरी करनी पड़ेगी ना आपको, ये बात बता रखी थी। तो इसको बोलते हैं मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो न्यू इशू को काउंट करो फिर CRR बनाओ, तो रिजर्व्स कम यूज़ होंगे आपके। न्यू इशू आपने पढ़ा नहीं और सीधा CRR यूज़ कर लिया, गलत हो जाएगा काम, ना ना ना। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 कराया क्लास में, फिर मैं आपको ले आया कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है, फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें मैंने क्या बताया था, मेरे पास एक बैलेंस शीट है सर, प्लीज़ मुझे अनपढ़ मत समझना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए T फॉर्मेट बना रहा हूँ, नहीं तो कंपनी में शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनती है सर, कोई मिस इंटरप्रिटेशन मत ले जाना। अच्छा, मेरे पास पड़ी है सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, 80,000। हाँ, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ टू बी रिडीम्ड, ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी पार्टली पेड अप है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी पार्टली पेड अप है, और सेक्शन 55 में साफ साफ लिखा हुआ है आप पार्टली पेड अप कैपिटल को रिडीम नहीं कर सकते। क्वेश्चन कह रहा है रिडीम करो, सेक्शन कह रहा है रिडीम हो नहीं सकता क्योंकि पार्टली पेड अप है। तो आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप, ये जो 2 रुपीज़ की फ़ाइनल कॉल है, पहले 2 रुपये की फ़ाइनल कॉल डिमांड कर लो, 2 रुपये की फ़ाइनल कॉल मंगवा लो। फाइनल कॉल से क्या होगा, पैसा आ जाएगा, ये शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे और फिर आप इनको रिडीम कर दो।
तो पार्टली पेड अप को पहले फुली पेड अप बना लो बाय मेकिंग कॉल, फिर इनको पैसा वापस कर दो। बच्चों ने हंगामा खड़ा कर दिया फेस टू फेस क्लास में, सर ये क्या तरीका बनता है, पहले आप इनसे 2 रुपये मंगवा रहे हो, फिर आप इनको 10 रुपये वापस करवा रहे हो, ये क्या एक्ट हुआ। तो मैंने इसका लॉजिक बताया था आपको, भूल गए आप। मैंने आपको ये बताया था कि सेक्शन 55 में इतना बेकार का प्रोविज़न क्यों लिखा हुआ है कि पहले पैसे मंगवाओ फिर वापस करो। क्योंकि सेक्शन 55 ये कहता है जब आप फाइनल कॉल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी में कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको फाइनल कॉल के पैसे नहीं देगा तो वो डिफ़ॉल्टर है, उसको रिडीम करने की क्या ज़रूरत है, उसको तो फॉरफिट ही कर लेंगे हम। तो क्यों कंपनी का नुकसान कराते हो। तो कंपनी पहले डिफ़ॉल्टर की लिस्ट बना ले, डिफ़ॉल्टर को पैसा वापस करेंगे नहीं। तो जो लोग आपको फाइनल कॉल का पैसा देंगे वो आपके गुड इन्वेस्टर हैं, वो अपना पैसा वापस ले जाएं। तो एक टेस्ट चलाते हैं हम कि कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। ये रूल इसलिए बना हुआ है। तो अगर कभी भी बैलेंस शीट में आपको पार्टली पेड अप शेयर्स नज़र आ जाएं तो कंपनी पहले फाइनल कॉल करेगी, उनको फुली पेड अप बनाएगी, पहले चेक करेगी कि कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, किसी के शेयर फॉरफिट तो नहीं करने, हो सकता कुछ पैसा बच जाए हमारा। अगर सबकी कॉल आ गई तो वेल एंड गुड, सबको पैसा वापस कर ही देंगे हम। टेस्ट हमारा वो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें 2 पॉइंट और बताए थे मैंने आपको। फाइनल कॉल कर ली, फुली पेड अप बना लिया, रिडम्पशन कर दी, सारी बात ठीक है। 2 पॉइंट और बताए थे। एक और बात बताई थी आपको मैंने कि बैलेंस शीट है, मेरे पास एक प्रेफरेंस शेयर है 10,000 ऑफ 10 ईच फुली पेड अप, और एक लिखे हुए 10,000 ऑफ 10 ईच 8 पेड अप। ये 1 लाख के, ये 80,000 के हैं। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज टू बी रिडीम्ड। एक कैपिटल आपकी फुली पेड अप है, एक कैपिटल आपकी पार्टली पेड अप है। अब हम फुली पेड अप वाली को रिडीम कर देंगे और इसको होल्ड कर लेंगे। अब आपको फाइनल कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो कैपिटल आपको फुली पेड अप नज़र आ रही है, मतलब बैलेंस शीट में 2 तरह की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एक फुली पेड अप है, एक पार्टली पेड अप है। तो हम पार्टली पेड अप को होल्ड कर लेंगे। हम ये मानेंगे ये न्यू इश्यू के आसपास होगी, अभी नई इश्यू होगी तभी तो पार्टली पेड अप है, पैसे आ जाएंगे तब देखेंगे। इसकी रिडम्पशन डेट नज़दीक नहीं है। जो फुली पेड अप है हम ये मानेंगे इनकी रिडम्पशन डेट नज़दीक है, इनको रिडीम कर देंगे हम। तो अगर बैलेंस शीट में एक ही तरह की कैपिटल है, उसको रिडीम करना हमारी मजबूरी है, तो उसको पहले फाइनल कॉल मंगवा के फुली पेड अप करो, रिडम्पशन दे दो। 2 तरह की कैपिटल है तो आप फुली पेड अप वाली रिडीम कर दो और पार्टली पेड अप वाली होल्ड कर लो। इसको फ्यूचर में देखेंगे, आपको कोई फाइनल कॉल कुछ नहीं करना। एक और केस बताया था मैंने आपको। मान लो बैलेंस शीट है 10,000 शेयर्स हैं, 10 ईच के हैं और फुली पेड अप हैं 1 लाख रुपए। लेकिन मेरे पास एक कॉल्स इन एरियर पड़े हैं सर, कॉल्स इन एरियर पड़े हैं 2 रुपये के हिसाब से, और वो भी 1,000 शेयर्स पे। 2,000 रुपये मैंने लेने हैं अभी, तो ये बनते हैं 98,000 रुपये। अगर ये प्रेजेंटेशन दे रखा है तो कॉल्स इन एरियर 1000 शेयर्स पे, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ टू बी रिडीम्ड, ये लिखा हुआ है, रिडीम करो। तो ये जो कॉल्स इन एरियर हैं, कंपनी ने फाइनल कॉल के पैसे मांगे होंगे, 1000 शेयर्स पे नहीं आए, लेकिन आपका प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का टाइम आ गया है। तो सेक्शन 55 ये कहता है 1000 शेयर्स को रोक लो। मतलब मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, इसमें से 1000 शेयर रोक लो, 9,000 शेयर्स जो आपके गुड इन्वेस्टर्स हैं इनको रिडीम कर दो। और जो बाकी के 1,000 शेयर्स हैं, जब तक ये पैसा नहीं देंगे या फॉरफिट नहीं होंगे, बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे। और 9,000 शेयर्स को रिडीम करने के बाद बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 10,000। इनके कॉल्स इन एरियर मेरे पास पड़े हैं 2,000, और इनकी जो 8,000 पेड अप कैपिटल है ये बैलेंस शीट में पड़ी रहेगी। और जो अभी मई 22 की जो आरटीपी आई थी, मई 22 की जो आरटीपी है उसमें इसी के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, मैंने क्लास में भी करा रखा है, आपको पॉइंट भी बता रखा है सर। और वो क्वेश्चन आरटीपी में मैंने एक्सप्लेन करा है, वो भी टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, यूट्यूब में कहीं ना कहीं किसी लिस्ट में पड़ा होगा, तो आरटीपी आप देख सकते हैं। मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का मतलब है पहले न्यू इश्यू ऑफ शेयर को एडजस्ट करो, बाकी का सीआरआर बना दो। अगर आपको पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर नज़र आ जाए तो 3 केस बनते हैं। सिंगल कैपिटल है, कॉल मंगवाओ, फुली पेड अप करो, रिडीम कर दो। 2 तरह की कैपिटल है, फुली पेड अप रिडीम कर दो, पार्टली पेड अप होल्ड कर लो। शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर है, डिफॉल्टर को रोक लो, बाकी को जाने दो। और ये डिफॉल्टर आंसर में बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे।
या तो फ्यूचर में पैसा दे देंगे तो पैसा ले जाएंगे अपना, हम इनको बाद में रिडीम कर देंगे। नहीं देंगे, नोटिस दिए, नोटिस दिया, नहीं दिया, पैसा फॉरफिट कर लेंगे, ख़त्म करेंगे, फॉरफीचर में डाल के कैपिटल रिजर्व में डाल के ख़त्म कर देंगे हम। ये मैंने पूरी बात आपको सर इस वाले पॉइंट में लिखवाई थी। ये देखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 55 preference shares should be fully paid up before making any redemption. In case preference shares are given partly paid up, then these shares should be made fully paid up by way of final calls. लेकिन फिर मैंने आपको अदर पॉइंट्स भी बताए थे। If company has fully paid up preference share capital as well as partly paid up preference share capital, we should redeem fully paid up capital. There will be no need to make partly paid up shares to fully paid up. कोई ज़रूरत नहीं है, उसको होल्ड कर लो। एक मैंने calls in arrear वाला पॉइंट भी लिखवा रखा आपको, ये देखो। If there are calls in arrear on some preference share capital, we will redeem only those shares which are fully paid up. इनको रोक लो, बाकी को रिडीम कर दो। फिर मैंने इस पे क्वेश्चन नंबर 10 करा रखा आपको, क्लास में किया हुआ है सर, विद एंट्रीज विद कैलकुलेशन सब कुछ करो। फिर मैं आपको ले आया कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5। इफ फ्रेश इशू इज नॉट फुली पेड अप, इसका क्या मतलब? कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए आप न्यू इश्यू करोगे। न्यू इश्यू की जो फेस वैल्यू है वो रिडम्पशन की फेस वैल्यू से मैच करनी चाहिए। नहीं समझे? मुझे 1 लाख रुपए की कैपिटल रिडीम करनी है, ठीक है, तो मेरा न्यू इश्यू भी 1 लाख होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कंपनी ने न्यू इश्यू पे सारा पैसा इकट्ठा नहीं मंगवाया, कंपनी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी मंगवाई है। अभी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक है तो 10 लाख फेस वैल्यू बनती है। कंपनी ने 5 रुपये मंगवाए हैं अभी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, तो 1 लाख इंटू 5 लाख रुपये। तो सेक्शन 55 कहता है अगर रिडम्पशन की डेट तक आपको न्यू इश्यू का पैसा सारा नहीं मिलता तो जितना पैसा आपको मिला है वही आपका न्यू इश्यू माना जाएगा। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। मान लो बेटे न्यू इश्यू है हमारा 1 लाख शेयर्स का और 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। लेकिन कंपनी ने टिल रिडम्पशन डेट, कंपनी ने टिल रिडम्पशन डेट 5 रुपये मंगवाए हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। कंपनी ने सिर्फ 5 रुपये मंगवाए हैं टिल अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन पे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? कंपनी को सिर्फ 5 लाख मिले हैं, तो कंपनी 5 लाख रुपए को न्यू इश्यू मानेगी। फेस वैल्यू चाहे न्यू इश्यू की 10 लाख है। सेक्शन 55 कहता है अगर आपका 1 लाख शेयर है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो ये पैसा रिसीव करो रिडम्पशन से पहले, तब मानेंगे कि आपका न्यू इश्यू 10 लाख का है। अगर आपने रिसीव किए हैं सिर्फ 5 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, तो हम आपका न्यू इश्यू 5 लाख ही मानेंगे। 5 लाख का CRR बनाओ। ऐसा क्यों किया गया? कंपनी कहती है अगर आपके शेयर होल्डर ने आपको फ्यूचर में पैसा नहीं दिया तो आउटसाइडर का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा? तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जितना पैसा आपने, अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका न्यू इश्यू पार्टली पेड अप है तो पार्टली पेड अप को ही आपको न्यू इश्यू अज्यूम करना है, बाकी का CRR बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, आपने न्यू इश्यू किया, फेस वैल्यू का पैसा पूरा नहीं लिया, अभी आप पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, तो जितना पैसा रिडम्पशन से पहले आपकी जेब में आएगा बस वही काउंटेबल होगा। अच्छा, ये बात हमने क्लास में पढ़ी थी और ये चीज़ हमने क्लास में यहाँ लिखी हुई है। देखो, इफ़ फ्रेश इशू, न्यू इशू ऑफ शेयर्स इज़ पार्टली पेड अप, हमने पूरा पैसा नहीं मंगवाया, अभी पार्टली पेड अप है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का टाइम आ गया, देन सेक्शन 55 विल कंसिडर ओनली पेड अप वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू एज एन अरेंजमेंट, और बाकी के लिए CRR। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट द रिमेनिंग अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ CRR। चाहे आपके न्यू इशू की फेस वैल्यू
रिक्वायरमेंट को पूरी करती हो, लेकिन फिर भी सेक्शन 55 इसको नहीं मानता। वो कहता भाई आपका पार्टली पेड अप अमाउंट है अभी, तो पार्टली पेड अप कोई नहीं इश्यू मानो, फ्यूचर का क्या पता आपको शेयर होल्डर पैसे ना दे तो आउटसाइडर कैसे प्रोटेक्ट होगा। CRR बनाओ। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया था और इसको हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया था, क्वेश्चन नंबर 9। आप देख लेना प्लीज़ एक बार क्लास में, क्लास बुक आपके पास है ही और नोट्स के आंसर आपके पास है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 के बाद फिर हम चलते चलते आ गए थे कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे, और ये था मिनिमम फ्रेश इशू पे। ये उल्टा केस था। पहले वाला केस क्या पड़ा था, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व्स को कम से कम यूज़ करो। तो रिजर्व्स को कैसे कम यूज़ किया था, हमने न्यू इशू को पहले एडजस्ट कर लिया था, बाकी का CRR बनाया था। यहाँ उल्टा काम है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम फ्रेश इशू करो। मिनिमम फ्रेश इशू, अगर आपको इशू मिनिमम करना है तो रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि आप क्या करोगे, सबसे पहले फेस वैल्यू देखोगे किस चीज़ की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, इसमें से माइनस करोगे अवेलेबल फ्री रिजर्व्स, सारे यूज़ कर लो जितने अवेलेबल हैं, बाकी ये आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगी और इसको हम डिवाइड कर लेंगे फेस वैल्यू पर शेयर से, तो न्यू इशू आ जाएगा। इसको बोलते हैं मिनिमम इशू, यानी हमने पहले रिजर्व्स को एडजस्ट किया है। अगर आपको रिजर्व्स को मिनिमम यूज़ करना हो तो न्यू इशू पहले एडजस्ट करो, बाकी का CRR, और अगर आपको इशू मिनिमम करना हो तो रिजर्व्स को पहले एडजस्ट करो, बाकी का न्यू इशू, उसको फेस वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करके न्यू इशू निकाल लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटे एक बात का ध्यान रखना, अवेलेबल फ्री रिजर्व्स ये आपको पता होने चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट में जाना पड़ता है, P&L और जनरल रिजर्व के बैलेंस देखने पड़ते हैं। ये हमारा टोटल बैलेंस अवेलेबल है। अब आपको देखना पड़ता है कि कोई एसेट तो नहीं बेची, अगर कोई एसेट बेची है तो उस पर कोई लॉस तो नहीं हुआ, तो वो लॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। एक आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन P&L में से माइनस करना होता है, उसका भी इंतज़ाम करो। फिर कभी कभार क्वेश्चन कह रहता है P&L और GR इतना छोड़ के चलना, फ्यूचर में काम आएगा, तो जो पैसा छोड़ के चलना है वो हटाना पड़ता है, तो ये अवेलेबल अमाउंट आ जाती है और इस अवेलेबल अमाउंट को हम फेस वैल्यू में से माइनस करते हैं, बाकी का न्यू इशू आ जाता है। तो आपके पास ये रिजर्व बैलेंस शीट में होगा। अगर कोई एसेट बिकी है तो उसका लॉस प्रॉफिट पहले इसमें एडजस्ट करो, प्रीमियम और रिडम्पशन को एडजस्ट करो, और अगर कुछ पैसा भी छोड़ना है, क्वेश्चन कह रहा है कि GR में 50,000 छोड़ के चलना, P&L में 40,000 छोड़ के चलना, वो पैसा यहाँ छोड़ दो, बाकी पैसा भी यूज़ कर सकते हो। इसको बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स दैट कैन बी मेड इन द गिवन सिचुएशन। इन रिजर्व्स को आप यूज़ कर सकते हैं टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। अगर ये मैक्सिमम एक्सटेंट पे रिजर्व है तो बाकी का न्यू इशू आपको करना पड़ेगा और ये मिनिमम होगा। ये हमने क्वेश्चन किए थे। ये देखो, आप फ्रेश इशू करना है तो पहले फेस वैल्यू ऑफ ले लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रिडीम करनी है, और इसमें से माइनस कर लो फ्री रिजर्व अवेलेबल। और अगर ये केस मिनिमम रिजर्व का होता तो मिनिमम रिजर्व के लिए यहाँ पे न्यू इशू पहले माइनस करते। अब ये केस मिनिमम इशू का है तो पहले फ्री रिजर्व माइनस करेंगे, न्यू इशू। अब उल्टा केस है ना बेटा, जो चीज़ मिनिमम यूज़ करनी है उसको आप उल्टा कर लो। ये सारी बात पढ़ने के बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया था इसके ऊपर। ऐसा है ही नहीं कि कॉन्सेप्ट बताया और क्वेश्चन नहीं कराया, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ऐसे ही कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 8 किया, 4 किया, 8 किया, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे। ये सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट था सर। कॉन्सेप्ट नंबर 7, फ्रेश इशू फॉर द अरेंजमेंट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। मेरे को बच्चों ने व्हाट्सएप के ऊपर इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेरी पूछी है तो इसी कॉन्सेप्ट में से पूछी है कि जिंदल सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो बेटे इसकी एक ही पहचान है, जब आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लोगे तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा
कि कैश एंड बैंक बैलेंस में इतने रुपए छोड़ के चलना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जर्नल रिजर्व में 50,000 रुपये छोड़ के चलना, घंटी बज जानी चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 6 का क्वेश्चन है, जीआर में पैसे छोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये मिनिमम इश्यू का क्वेश्चन है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि मिनिमम इशू करना है या कॉन्सेप्ट नंबर 7 वाला इशू करना है, क्योंकि दोनों में न्यू इशू है। पिछले कॉन्सेप्ट में भी न्यू इशू था, तो पिछले कॉन्सेप्ट में आपने क्या किया, पीएससी की फेस वैल्यू ली, इसमें से अवेलेबल रिजर्व माइनस कर दिए, बाकी न्यू इशू निकाल लिया। सर कॉन्सेप्ट नंबर 7 में भी आप न्यू इशू निकलवा रहे हो, हम तो पेपर में कंफ्यूज हो गए कि कॉन्सेप्ट नंबर 6 कब लगाना है और 7 कब लगाना है। मैं वही डिफरेंस बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। अगर किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लिखा हो जर्नल रिजर्व में 50,000 छोड़ के चलना, किस में छोड़ने की बात कर रहा है, जर्नल रिजर्व में, P&L में, फ्री रिजर्व में छोड़ने की बात करता है, घंटी बज जानी चाहिए। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 6 का है, ये कॉन्सेप्ट तो मिनिमम इशू का है। तो उसमें आपने क्या करना है, रिजर्व्स पे फोकस करना है, कैश पे फोकस नहीं करना। आपने एक लिस्ट बनानी है, P&L, GR ये टोटल है जी, एसेट्स पे लॉस प्रॉफिट इतना हो गया, प्रीमियम इतने का चाहिए, इतना पैसा छोड़ के चलना है। तो ये अवेलेबल अमाउंट आ गई, इसको माइनस कर लूँगा मैं फेस वैल्यू ऑफ PSC में से, ये न्यू इशू करना है। इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिखा मिल जाए 50,000 रुपये कैश एंड बैंक बैलेंस में छोड़ के चलना, फ्यूचर में काम आएगा। अच्छा, GR में छोड़ने की बात नहीं कर रहा, P&L में छोड़ने की बात नहीं कर रहा, कैश एंड बैंक बैलेंस में छोड़ने की बात कर रहा है। घंटी बज जानी चाहिए कि अब क्वेश्चन ने कैश एंड बैंक में पैसे छोड़ने को बोला है, इसका मतलब इसका फोकस कैश एंड बैंक पे है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कैश की दिक्कत है। तो अब आपने क्या करना है, न्यू इशू निकालना है सबसे पहले। तो अब इसमें न्यू इशू कैश के हिसाब से निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कैश पे फोकस कर रहा है कि कैश में इतने पैसे छोड़ के चलना, क्योंकि रिडम्पशन में आपको कैश देना होता है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ कैश से लिंक्ड क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 लागू हो जाएगा। कैसे होगा क्वेश्चन, हम लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट देखेंगे, और बैलेंस शीट में देखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है। देख लिया, हम इसमें प्लस माइनस करेंगे किसी एसेट की कोई सेल परचेज है तो। आमतौर पे इन्वेस्टमेंट्स कोई बेचता है ये रिडम्पशन के टाइम पे, तो वो पैसा आ जाता है। अगर कोई और एक्सपेंस या इनकम दे रखी हो वो प्लस माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास अवेलेबल कैश आ जाता है। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे लीव करने वाला कैश, जितना पैसा छोड़ के चलना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो जिंदल सर आप। भाई हमारे पास बैलेंस शीट में कैश पड़ा है, उसमें हमने सारे एसेट्स का सेल परचेज प्लस माइनस कर लिया, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हो, इन्वेस्टमेंट खरीद ली, बेच दी, वो पैसा भी तो आएगा ना, कैश में प्लस माइनस कर लिया। कोई और चीज़ दे रखी है कैश वाली, वो प्लस माइनस कर ली। फिर उसमें से माइनस कर दिया जितना कैश एंड बैंक बैलेंस छोड़ के चलना है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये आ जाएगा नेट अवेलेबल बैलेंस। इतना पैसा आपके पास है, ये पैसा अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको डेफिसिट निकालना है। डेफिसिट कैसे निकलेगा, PSC प्लस प्रीमियम, ये पैसा मेरे को देना है, टू बी पेड, माइनस करूँगा अवेलेबल कैश, तो ये आ जाएगा नेट कैश रिक्वायर्ड। और इस नेट कैश रिक्वायर्ड के हिसाब से हम न्यू इशू निकालेंगे। जिस क्वेश्चन में रिजर्व्स में पैसा छोड़ने की बात करें वो कॉन्सेप्ट नंबर 6 का क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में आपको कैश इतना छोड़ के चलो, यानी उसमें कैश की प्रॉब्लम है, तो उसमें न्यू इशू कैश के हिसाब से निकलेगा। तो पहले देखो बैलेंस शीट में कितना कैश है, कैश कितना आया गया, बाकी ट्रांजैक्शंस में कितना कैश छोड़ना है वो छोड़ दो, बाकी अवेलेबल कैश आ गया। अब देखो आपकी ज़रूरत कितनी है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ये मेरी ज़रूरत है, माइनस कर लूँगा अवेलेबल कैश फॉर यूज़, बाकी आ जाएगा नेट रिक्वायर्ड। और नेट रिक्वायर्ड मेरा है, इसके हिसाब से मैं न्यू इशू कर दूँगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। CRR बनाना तो आपको आता ही है, जब मैंने न्यू इशू निकाल लिया तो CRR तो आप निकाल ही लोगे। लेकिन इसमें एक साथ झगड़ा था हमारा स्टडी मैट के साथ। क्या झगड़ा था, PSC प्लस प्रीमियम ये मेरा टोटल रिक्वायरमेंट है, ये मुझे देना है सर लोगों को। मेरे पास अवेलेबल कैश पड़ा है, ये मेरा नेट रिक्वायर्ड आ गया। इंस्टीट्यूट ने क्या करा, स्टडी मैट में इसको डिवाइड कर दिया फेस वैल्यू से। ये गलत है सर, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इशू प्राइस से। फेस वैल्यू हर जगह इस्तेमाल करो, हर कॉन्सेप्ट में यूज़ करो,
लेकिन अगर आप कोई न्यू इशू कैश की वजह से निकाल रहे हैं ना बेटे, अगर कोई भी इशू आप कैश की वजह से निकाल रहे हैं तो वहाँ पे इशू प्राइस से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन में रिजर्व्स की दिक्कत नहीं है, कैश की दिक्कत है। तो जो आपका इशू प्राइस है इसमें कैपिटल और प्रीमियम दोनों का पैसा आएगा, और ये हमारा कैश रिक्वायर्ड है। अगर मैं इसको फेस वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। मान लो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, मान लो मेरे को 50,000 की कैपिटल रिडीम करनी है, 5,000 का प्रीमियम है, 55,000 रुपये मुझे चाहिए। मैंने चेक किया तो 25,000 रुपये मेरे पास पड़े हैं, मेरी ज़रूरत है 30,000 की। मैंने इशू कर दिया मान लो 10 रुपये के हिसाब से तो मेरे नंबर ऑफ़ शेयर आ गए 3,000। लेकिन मुझे पता लगा कि 5 रुपये का प्रीमियम भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं फेस वैल्यू से डिवाइड करता हूँ तो नंबर ऑफ़ शेयर होंगे 3,000, मेरे पास आ जाएंगे 45,000। क्यों? मैंने फेस वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ़ शेयर निकाले हैं। मेरी ज़रूरत है 30,000 की, मैंने इशू कर दिया 3,000 शेयर्स को। लेकिन ये 3,000 शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ साथ 5 रुपये का प्रीमियम भी लेके आएंगे, तो मेरे पास 45,000 रुपये आ जाएंगे। मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, मेरे को चाहिए कितने? 30, और मैं इशू कितने का कर रहा हूँ? 45 का। क्यों? मैंने फेस वैल्यू से डिवाइड किया, नंबर ऑफ़ शेयर ज़्यादा आ गए, तो इसके साथ जो प्रीमियम आएगा वो पैसा फालतू पड़ा रहेगा, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 30,000 डिवाइडेड बाय 15, तो मेरे नंबर ऑफ़ शेयर आएंगे 2,000। तो 2,000 शेयर 15 के हिसाब से 30,000 ही लेके आएंगे, मेरा काम चल जाएगा। उसमें कैपिटल और प्रीमियम 2 ब्रेकअप होंगे। उसमें मैं बोल दूंगा 20,000 की कैपिटल है, 10,000 का प्रीमियम है, और जितनी कैपिटल है बाकी का CRR। तो स्टडी मैट में यहाँ मिस्टेक है, वहाँ पे आप देखना अवेलेबल कैश बहुत ज़्यादा, कैश वो नालायक बंदे ने बनाया सर, किसी ने, क्या बताऊँ मैं आपको बताऊँ। तो सर पेपर में क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट में वही करना जो मैंने क्लास में बताया आपको। यहाँ इशू प्राइस आएगा, यहाँ फेस वैल्यू के हिसाब से चलोगे, रीज़न मैंने बता दिया, पैसे अनाप शनाप मंगवा लोगे कोई फ़ायदा नहीं। जब कोई कंपनी कैश की रिक्वायरमेंट निकाल रही है और उसको डिवाइड कर रही है फेस वैल्यू से, नंबर ऑफ़ शेयर निकाल लिए ज़्यादा, तो प्रीमियम का पैसा एक्स्ट्रा में आ जाएगा आपके पास। क्या करोगे इस प्रीमियम का जब आपकी ज़रूरत ही नहीं है? तो ये फालतू की चीज़ें हैं सर, एक गलती है वहाँ पे जो आपको ठीक करनी चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। सेक्शन 55 ने अगर प्रीमियम P&L से राइट ऑफ कराया तो मैंने बोला कि P&L से राइट ऑफ करो, छेड़छाड़ मत करो। लेकिन जहाँ ये कैलकुलेशन एरर करते हैं सर, वहाँ मैं ठीक करा देता हूँ, और आपको वो बात माननी चाहिए। नंबर नहीं कटेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। जय श्री राम। ये चैप्टर ख़त्म हो गया जी, इसका हमने आपको रिवीजन करा दिया। थैंक यू वेरी मच। बाकी आप बेटे क्वेश्चन देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट टेलीग्राम पे डाली हुई है मैंने, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं देख लूँ ज़रा एक बार, ये देखो आप, कैपिटल प्लस प्रीमियम, मुझे 71,500 की ज़रूरत है। 71,500 में से 34,000 रुपये मेरे पास पड़े हैं, अवेलेबल हैं, तो मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी 37,500 की। मैंने इशू प्राइस से डिवाइड किया तो ये मेरे आ गए 625 शेयर। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 50 रुपये से, क्योंकि 10 रुपये का प्रीमियम है, ये मान लेते हैं, तो मेरे नंबर ऑफ़ शेयर कितने हो जाएंगे? 750। तो फिर क्या होगा, 750 के हिसाब से 37,500 की तो कैपिटल आ जाएगी, हाँ, और बाकी का 10 रुपये 75 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा। मेरे पास 45,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। मैं करूँगा क्या इसका? मेरी ज़रूरत इतनी है, मैं पैसे फालतू क्यों मंगाऊंगा? तो मैंने 60 रुपये से डिवाइड करके 625 शेयर निकाले, एग्जैक्टली आंसर टैली हो जाएगा आपका। और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस स्टडी मटेरियल को आप आगे रखते हैं बिल्कुल रखना चाहिए आगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स पे, कैलकुलेशन एरर्स पे नहीं बेटे। बस ये हमारी बैलेंस शीट बनाई हमने, और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म। ये 12वां क्वेश्चन कराया, 12वें क्वेश्चन के बाद हाँ जी चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच है जी, टेक केयर है जी, बाय बाय जी, लव यू ऑल है जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाय बाय।